कहानी की शुरुआत औज देश की जादुई दुनिया से होती है, जहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है, जिससे मंचकिन लैंड में सभी लोग खुशी मनाते हैं। तभी एक अच्छी चुड़ैल ग्लिंडा सभी से मिलने के लिए आती है और ये सबको बताती है कि दुष्ट चुड़ैल मर गई है। जाने से पहले एक छोटी लड़की ग्लिंडा से पूछती है कि क्या ये सच है कि ग्लिंडा और बुरी चुड़ैल कभी दोस्त हुआ करती थी। यह सुनकर ग्लिंडा की पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं और उनमें खो जाती है। अब हमें गवर्नर फेरेक्सस पार को दिखाया जाता है, जो एक दिन किसी काम से बाहर जाते हैं। तभी उसकी पत्नी मेलेना एक सेल्समैन के संबंध बनाती है। ऐसे ही कई महीने गुजरते हैं और फिर फेरेक्सस पार को पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है, इसलिए वह काफी खुश है। जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है। हालांकि गवर्नर काफी खुश है, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके बच्चे का रंग ग्रीन है तो वह बहुत नाराज हो जाता है। तभी वहाँ की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, जिससे गवर्नर वह समझ चुका था कि उनके घर में एक राक्षस ने जन्म लिया है। वह गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को अपने से दूर करने के लिए कहता है। इसके बाद डुल्सी नाम की एक बियर उस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसकी देखभाल बड़े प्यार से करती है। उस बच्ची का नाम एल्फाबा रखा जाता है। इसी बीच गवर्नर के घर एक और बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम नेसारोज था। इसी तरह से एल्फाबा को एक बहन मिल जाती है। ये दोनों बहनें आपस में खेलती थीं, क्योंकि कोई भी बच्चा इनके पास नहीं आता था। गवर्नर के पास दो बेटियां तो थीं, लेकिन दोनों में कुछ कमियां थीं। एल्फाबा ग्रीन रंग की होने के कारण बच्चे उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। वहीं नेसारोज के पैरों में समस्या होने के कारण वह चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए बच्चे इनसे भी दूर रहते थे। कुछ बच्चे जब इन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे तो एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है और इन बच्चों को शांत करने के लिए एल्फाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर से पत्थरों को उठाकर उन्हें चोट पहुंचाती है, जिससे वे दूर भाग जाते हैं। तभी हमें यह भी पता चलता है कि एल्फाबा के पास पावर है। जब नेसारोज रोने लगती है तो फेरेक्सस पार भागकर उसके पास जाता है और एल्फाबा को डांटकर नेसारोज को अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि एल्फाबा वहीं खड़ी रहती है, लेकिन वह उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अब कहानी काफी साल बाद आगे बढ़ती है और हम ग्लिंडा को देखते हैं, जो नाव में बैठकर सिज यूनिवर्सिटी में जाती है, जहाँ पर जादू सिखाया जाता है। ग्लिंडा यहाँ पर अपने बहुत सारे सामान के साथ पहुंचती है। कुछ ही समय बाद एल्फाबा भी इस कॉलेज में आती है, जिसे देखकर यहाँ के सभी बच्चे डर जाते हैं। ग्लिंडा उसे देखती है और कहती है कि तुम ग्रीन हो। तभी यहाँ पर फेरेक्सस पार भी अपनी दूसरी बेटी को लेकर आता है और जाने से पहले उसके पिता ने नेसारोज को एक गिफ्ट दिया, जिसमें सैंडल होती है और वह उसकी माँ की थी। अब चूंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तभी अनाउंस होता है कि सभी नए बच्चे हॉल में पहुंचे। एल्फाबा यहाँ पर नेसारोज को विदा करने के लिए आई थी। तभी फेरेक्सस पार एल्फाबा को कहते हैं तुम यहाँ पर नेसारोज के साथ रहो, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए किसी न किसी जरूरत थी, इसीलिए एल्फाबा को यहीं पर रहना पड़ता है। कुछ समय बाद हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे। बच्चों को यहाँ पर आने की बधाई दी जाती है और लेक्चर देने के लिए कुछ महान लोग आते हैं। यहाँ हमें कुछ जानवरों को दिखाया जाता है, जिन्हें सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि यह जानवर भी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। कुछ समय बाद मैडम मोरिबल आती हैं। वह बच्चों को जादू सिखाने के लिए आई थी। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। एल्फाबा अपनी बहन को लेकर कमरे में जा रही थी। तभी मिस कॉडल नेसारोज को अपने साथ ले जाने लगती है। हालांकि एल्फाबा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। इस वजह से एल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेती है। इससे सभी चीजें उड़ने लगती हैं। दरअसल यह अनजाने में और गलती से हुआ था, लेकिन फिर भी यह सब देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। एल्फाबा सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। उसी वक्त मैडम मोरिबल आ जाती हैं और सभी बच्चों से कहती हैं कि यह सब मैंने किया है। यह सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं और एल्फाबा को अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर उसे बचा लिया। इसके बाद मैडम मोरिबल पूछती है कि एल्फाबा के साथ कौन अपना रूम शेयर करना चाहता है, जिससे ग्लिंडा अपना हाथ उठाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैडम मोरिबल इम्प्रेस हो जाएगी और मुझे अपने सेमिनार में जगह दे देंगी। इसके बाद मैडम मोरिबल एल्फाबा को अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती हैं आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे अंदर सचमुच अद्भुत शक्तियां हैं। एल्फाबा बताती है मुझे नहीं पता। ये सब गुस्से में हो जाता है। इसके बाद मैडम मोरिबल कहती हैं कल से तुम मेरे पास आकर जादू सीख सकती हो। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों पर काबू कैसे पा सकती हो, जिससे एल्फाबा बहुत खुश होती है और खुशी से झूमने लगती है। इसके बाद एल्फाबा ग्लिंडा के कमरे में जाती है, क्योंकि वही कमरा उस दिया गया था और वे दोनों एक प्रकार से रूममेट्स थे। जैसे ही एल्फाबा कमरे में आती है, ग्लिंडा अपनी नवाबी दिखाने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी बच्चे तैयार होकर क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हमें एक गोट डॉक्टर डिलामन दिखाया जाता है, जो क्लास में साइंस पढ़ाने के लिए आया है। वह साइंस बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनसे पढ़ना नहीं चाहते। कुछ बच्चों के मन में ये विचार होता है कि वे नहीं चाहते कि कोई जानवर उन्हें पढ़ाए। इसी कारण कुछ शरारती बच्चे बोर्ड पर गलत शब्द लिख देते हैं, जिसे देखकर कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं। डिलामन को यह बहुत बुरा लगता है और वह सभी बच्चों से क्लास छोड़कर जाने को कहते हैं। सभी बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एल्फाबा उनके पास रुक जाती है। तब डिलामन कहते हैं तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए था। ये सुनकर एल्फाबा कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद डिलामन कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। इस प्रकार इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मैडम मोरिबल एल्फाबा को जादू
जादू पर काबू पाने की शिक्षा देती है। हालांकि एल्फाबा बार बार प्रयास करने के बाद भी नाकाम रहती है। तभी एल्फाबा को जानवरों की बातों को लेकर गुस्सा आता है तो उसका जादू काम करने लगता है और खिड़कियां टूट जाती हैं। साथ ही एक सिक्का हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर मैडम मोरिबल कहती हैं, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम सोच भी नहीं सकती, यानी कि तुम अपनी मन की इच्छा से कुछ भी कर सकती हो और तुम्हें इन पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। तुम कोई भी काम एक बार में नहीं कर सकती हो। अब रात के समय में एल्फाबा डॉक्टर डिलामंड को देखती है जो जंगल की तरफ जा रहा था, जिससे एल्फाबा भी उसका पीछा करती है। और जब वह एक छोटे से घर को देखती है तो एल्फाबा वहां पर कई सारे जानवरों को देखती है। दरअसल ये सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए थे। डॉक्टर डिलामंड अपने साथियों से कहते हैं, हमारे बहुत से जानवर गायब हो रहे हैं और इंसान नहीं चाहते कि हम यूनिवर्सिटी में रहें। वे हमें दूर भेजना चाहते हैं, इसीलिए हमें जानवरों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करनी होगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक उसी वक्त सभी जानवर एल्फाबा को देख लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर डिलामंड एल्फाबा को अंदर बुलाते हैं। एल्फाबा उनसे पूछती है, क्या यह सच है? क्या वे तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं? डॉक्टर डिलामंड कहते हैं, हाँ, वे हमारे हक को छीनना चाहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से लौटते समय रास्ते में उसे घोड़े में सवार एक खूबसूरत राजकुमार फियरो टिगेलार मिलता है। वह एल्फाबा को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने किसी आदमी को पहली बार हरे रंग में देखा था, जिससे एल्फाबा कहती है कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, और वह यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि खूबसूरत राजकुमार फियरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, और जैसे ही यह बात ग्लिंडा को पता चलती है तो वह काफी खुश होती है और खूबसूरत दिखने के लिए वह अपने आप को तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद फियरो यहाँ पर आ जाता है और ग्लिंडा उसे देखकर उस पर लाइन मारने लगती है। ग्लिंडा उसे बताती है, आज रात हमारे कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकते हो। तभी ग्लिंडा के पास एक लड़का बोक आता है और वह ग्लिंडा को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्लिंडा उसे नेसारोज के पास भेज देती है, जिससे बोक और नेसारोज काफी खुश होते हैं। रात की पार्टी के लिए ग्लिंडा तैयार होने लगती है। तभी उसकी दोस्त एक कैप को देखकर कहती है कि ये कितनी भद्दी है, जिससे ग्लिंडा कहती है कि मुझे पता है ये किसके डिजर्व करती है। तभी वहाँ पर एल्फाबा आ जाती है तो ग्लिंडा उसको कैप पहनने के लिए देती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। अब हम उस फंक्शन को देखते हैं जहाँ इंसान और जानवर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और काफी मस्ती कर रहे थे। यहीं पर ग्लिंडा और फियरो काफी क्लोज हो जाते हैं। इस बीच मैडम मोरिबल ग्लिंडा के पास आती हैं और उसे एक जादुई छड़ी देते हुए कहती हैं, कल से तुम मेरे पास जादू सीखने के लिए आ सकती हो। इसके बाद जब ग्लिंडा उन्हें धन्यवाद कहती है तो मैडम मोरिबल जवाब देती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें एल्फाबा के कहने पर लिया है। तभी यहाँ पर एल्फाबा उसी कैप को पहन कर आती है। उसके पहनावे को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन फिर भी एल्फाबा ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सबकी बातों को नजरअंदाज करके डांस करने लगती है। उसके इस अजीब डांस को देखकर सभी लोग और भी हंसने लगते हैं। चारों तरफ खड़े लोग उसका मजाक बना रहे थे। यह देखकर ग्लिंडा को बुरा लगता है। वह देख रही थी कि सभी लोग एल्फाबा पर हंस रहे हैं और इससे उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इसलिए ग्लिंडा एल्फाबा के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। इन दोनों को एक साथ डांस करता हुआ देख सब लोग भी उनके डांस स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं और उनके साथ डांस करने लगते हैं। एल्फाबा को इससे बहुत अच्छा महसूस होता है। इस तरह एल्फाबा और ग्लिंडा के बीच दोस्ती हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत को खत्म कर देती हैं और एक सच्चे दोस्त की तरह रहने लगती हैं। पहले जो बहस होती थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगले दिन को दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर डिलामंड बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं, तभी उसी वक्त कुछ सैनिक आते हैं जो डॉक्टर डिलामंड को पकड़कर उसे बुरी तरह घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। एल्फाबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलामंड को बाहर निकालने के बाद साइंस का लेक्चर देने के लिए एक नया टीचर आता है। इस शिक्षक के साथ पिंजरे में एक शेर का बच्चा होता है, जिसे देखकर एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है। उसे डॉक्टर डिलामंड की कही हुई बात याद आती है कि अगर जानवरों को पिंजरे में रखा जाए तो वे बोलना भूल जाते हैं। यही सोचकर एल्फाबा को गुस्सा आ जाता है और वह एक फूल को उठाकर जमीन पर पटक देती है। उस फूल की सुगंध से सभी बच्चे एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फियरो बेहोश नहीं होता, जिससे वे दोनों उस शेर के बच्चे को पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी बच्चे किसी चीज को देख रहे हैं। तभी ग्लिंडा और एल्फाबा दोनों नीचे आती हैं और देखती हैं कि एमराल्ड की तरफ से एक मैसेज आता है जो खासकर एल्फाबा के लिए था, क्योंकि उसे जादू आता था, इसलिए उसे एमराल्ड में इनवाइट किया गया था। मैडम मोरिबल उसे बताती हैं, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम अपने आप को साबित कर सकती हो। कुछ समय बाद एल्फाबा को लेने के लिए ट्रेन आती है, जिससे एल्फाबा एमराल्ड तक जाएगी। जाने से पहले ग्लिंडा एल्फाबा को कहती है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, इसलिए तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। फिर ग्लिंडा एल्फाबा को एक पत्र देती है और कहती है, इसे एमराल्ड में पहुंचा देना। जब एल्फाबा पत्र को पढ़ती है तो वह ग्लिंडा से कहती है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो। ग्लिंडा का जाने का मन था, इसलिए वह तुरंत मान जाती है। थोड़े सफर के बाद वे दोनों एमराल्ड पहुंच जाती हैं, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। एमराल्ड के दरबार में जाते ही उन्हें एक बंदर मिलता है जो एक प्रकार से सैनिक का काम करता है। वह उन्हें अंदर लेकर जाता है, जहां इनकी मुलाकात बड़े मुंह वाले आदमी से होती है जो बोल रहा है। इसे देख
देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वह जैसे ही एल्फाबा का नाम सुनता है तो विजोमेनिया बाहर आ जाता है, जो जादूगरी में माहिर माना जाता है। काफी बातें करने के बाद विजोमेनिया उन्हें आने वाला फ्यूचर दिखाता है, यानी कि आने वाले टाइम में इस जगह को कैसे डिजाइन किया जाएगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं यह नहीं तय कर पा रहा हूँ कि इसमें कौन से रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। फिर विजोमेनिया एल्फाबा को एक एल्फा डॉल देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। इसी बातचीत के दौरान मैडम मोरिबल आ जाती हैं। वह गलिंडा को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। फिर मैडम मोरिबल और विजोमेनिया एल्फाबा को एक ग्रिमरी की किताब के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं, यह किताब काफी पावरफुल है, इसमें लिखे शब्दों को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तुम्हारी शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि तुम इसे पढ़ने में कामयाब हो सकती हो। अगर तुम इसे पढ़ने में सफल हो जाती हो तो हमारा काम आसान हो सकता है। एल्फाबा के आने से वह किताब अपने आप ही खुल जाती है। तभी विजोमेनिया एक बंदर से मिलवाता है, जिसका नाम चिस्टरी है। जैसे ही एल्फाबा किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगती है, उसका प्रभाव बंदरों पर पड़ता है। इससे बंदरों को दर्द होने लगता है और उनकी पीठ से पंख निकल आते हैं। यह देखकर एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है और वह मैडम मोरिबल से पूछती है कि इन बंदरों को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैडम मोरिबल कहती है कि इन्हें ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्फाबा जब बाहर जाती है तो वह देखती है कि सभी बंदरों में बदलाव आ रहा है और वे दर्द से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पीठ से पंख निकल रहे हैं। एल्फाबा यह सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन मैडम मोरिबल इसे मना कर देती है और बताती हैं कि यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि बंदर जासूसी कर सकें। ये बंदर उनकी मदद करेंगे। एल्फाबा को यह सब बुरा लगता है, क्योंकि वह जानवरों से प्यार करती है और नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान हो, और वह ये भी समझ जाती है कि यूनिवर्सिटी के जानवरों को यही लोग गायब कर रहे हैं। इसीलिए वह किताब लेकर बाहर जाती है और मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि यह ठीक नहीं हो पाता। इसके बाद मैडम मोरिबल बंदरों को आदेश देती है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो एल्फाबा को पकड़कर मेरे पास लाओ, जिससे सभी बंदर एल्फाबा के पीछे पड़ जाते हैं। एल्फाबा की मदद के लिए ग्लिंडा भी आती है और फिर ग्लिंडा और एल्फाबा एक बड़े से बलून में बैठ जाती हैं। लेकिन बलून के बाहर निकलने से पहले ही उनके रास्ते को रोक दिया जाता है, जिससे ग्लिंडा और एल्फाबा उस बलून से बाहर निकल जाती हैं और जलता हुआ बलून नीचे आकर गिरता है। फिर ये दोनों एक कमरे में आती हैं और दरवाजे को बंद कर लेती हैं। यहाँ पर ग्लिंडा एल्फाबा को समझाने की कोशिश करती है कि वह जानती है जो भी हो रहा है वह हमारे फायदे के लिए है, लेकिन एल्फाबा उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, बल्कि ये लोग जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। जैसे ही एल्फाबा को पता चलता है कि सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं, वह मंत्रों को पढ़ने लगती है और अचानक एक जादुई झाड़ू उसके पास आकर गिर जाती है और वह झाड़ू उसके लिए उड़ने का साधन बन जाती है। एल्फाबा यहाँ पर डरने लगती है। तभी ग्लिंडा उसे एक बड़ा सा कपड़ा देती है जो उसके ऊपर काफी सूट भी कर रहा था। फिर चारों तरफ से सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्लिंडा को पकड़ने के बाद वे एल्फाबा को पकड़ने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी एल्फाबा झाड़ू को लेकर वहां से कूद जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। तभी शीशे में उसकी परछाई उससे कह रही थी कि डरो मत, काबिल बनो। तभी एल्फाबा झाड़ू को लेकर तेज रफ्तार से ऊपर उड़ जाती है, जिसे देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान बंदर भी उड़ने लगते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन एल्फाबा तेजी से उनके पीछे जाती है और उन बंदरों को सैनिकों के ऊपर गिरा देती है, जिससे वे बंदर उल्टा सैनिकों के ऊपर हमला करने लगते हैं। एल्फाबा के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि इससे पूरे शहर के अंदर अंधेरा छा जाता है और वह एमराल्ड की पावर को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके बाद मैडम मोरिबल ग्लिंडा को लेकर अंदर चली है। इसके बाद एल्फाबा अपनी झाड़ू को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके जाने की इतनी ज्यादा रफ्तार होती है कि उसे हम देख भी नहीं पाते। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और अब इसके आगे की कहानी हमें अगले भाग में मिलेगी।